स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 18। यही है भाई, ठीक है। लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। अपन लेक्चर नंबर 17 में क्या क्या पढ़ के आए हैं भाई, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। अपन पढ़ के आए थे कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, क्योंकि कार्बन के साथ अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन जुड़ा होता था। सर, जो ऑक्सीजन क्या करता था, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिससे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति रखता था सर, ठीक है। अरे अगर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन युग्म कोई स्पीशी दान करती है तो वह लुईस क्षार कहलाती है सर, ठीक है। आप ये भी जानते हो। फिर अपन ने एक क्वेश्चन और देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक गैस ए के साथ, जो गैस ए थी उसका नाम क्या बोला था इन्होंने, हरे पीले रंग की गैस होती थी, ठीक है, और दम घोटू गैस होती थी, ठीक सर। उसके साथ रिएक्शन करता था जिसको अपन ने Cl2 गैस बोला था, और दूसरी बी गैस का निर्माण करती थी सर, ठीक है, जिसका नाम था विषैली युद्ध गैस, जिसको आपने क्या बोला था, फास्फिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका नाम होता था सर, ठीक है। ये बन रहा था आपके पास, दोनों का नाम देके अपन ने रिएक्शन भी बता दी थी। फिर आप आए थे भाई नई टॉपिक पे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की, मतलब CO2 बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें आपने निम्न 3 क्वेश्चन पढ़े। कार्बन को वायु के साथ जला दिया, जिसमें वायु की पर्याप्त मात्रा थी, CO2 बन गई। चूने के पत्थर को गर्म कर दिया तो कैल्शियम अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। चूने के पत्थर की क्रिया आपने HCl से करा दी भाई, जिससे आपको क्या मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, ठीक है सर। तो हम अपने पिछले लेक्चर में इतना ही पढ़कर आए थे। अपन का नया टॉपिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में डलवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण एवं उनका यूज किस किस में होता है, तो अपन उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ से अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट होता है। तो लिखें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। इसमें पहला स्टार पॉइंट डाल के अपन लिखेंगे, रंगहीन, गंधहीन गैस होती है। रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। गंधहीन मतलब कोई स्मेल नहीं होती है, स्मेललेस गैस होती है भाई। सेकंड स्टार पॉइंट, इसे कम ताप व उच्च दाब पर संपीड़ित करके द्रवित अवस्था में लाया जा सकता है तथा इसे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है सर। ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कम ताप, टेम्परेचर आप कम रखोगे और प्रेशर को आप बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे। क्या बोला, टेम्परेचर जो होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको ठोस में परिवर्तित करना है तो क्या प्रोसेस करोगे, टेम्परेचर मिनिमम रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, जिस पर आप संपीड़ित कर दोगे भाई। सबसे पहले वो आएगी द्रवित अवस्था में, आप द्रव प्राप्त कर लोगे, फिर आप इस द्रव अवस्था से इसको ठोस अवस्था में आसानी से परिवर्तित कर सकते हो, ठीक भाई। ठोस CO2 जो कि शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है, 。 . 。 . 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 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . .
क्योंकि यह बिना द्रवित हुए वाष्पीकृत हो जाती है। पैराग्राफ चेन। शुष्क बर्फ का उपयोग प्रशीतक या शीतलक के रूप में भी किया जाता है। ठीक सर। ठोस CO2, जो आपने CO2 को कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, क्या सर, टेम्परेचर कम था और प्रेशर हाई था, जिससे CO2 गैस जो है वह सबसे पहले लिक्विड में गई, फिर वह सॉलिड में चल गई। ठीक सर। शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है। ये जो सॉलिड होती थी, CO2 जो सॉलिड आपने बदली, ये कैसी भाई, शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये जो सॉलिड है ये दोबारा लिक्विड में चेंज नहीं होती सर। ये लिक्विड में चेंज हुए बगैर किस में चल जाती है, वाष्पीकृत मतलब गैसियस फॉर्म में चल जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है। इसी वजह से शुष्क बर्फ का उपयोग प्रशीतक या शीतलक के रूप में भी किया जाता है। प्रशीतक या शीतलक मतलब ठंडी गैस के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, यह पादप जगत के लिए भोजन के रूप में भी प्रयोग में आती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पादपों में अवशोषित होकर ग्लूकोज तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं सर, कक्षा 8 की क्रिया कहते हैं। सर ये कक्षा 8 की क्रिया कौन सी है, कक्षा 8 में आप पढ़ते हो इस क्रिया को, बताओ भाई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। आ गई भाई पुरानी यादें ताजा। क्या बोलते हैं सर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। कैसे, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, यह पादप जगत मतलब पेड़ पौधों के लिए भोजन के रूप में भी प्रयोग में आती है। भोजन कैसे बनता है इससे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल तो आप जानते हो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है,
सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पादपों के अंदर तक अवशोषित होकर एक तो ग्लूकोज और दूसरा अन्य कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भाई? एनर्जी के सोर्स होते हैं। ठीक है सर। ग्लूकोज तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। कौन परिवर्तित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो इस क्रिया को आप पूरी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हो, जिससे पादप अपना भोजन बनाते हैं। सर रिएक्शन कैसे होती है इसकी? तो देख लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सर, पक्की बात है, जो जल भी होता है, पानी भी तो देते हो भाई आप पेड़ पौधों को, सूखे रख देते हो क्या? पानी देते हो बिल्कुल। और ये किससे? इसमें एक तो क्लोरोफिल भी होगा और सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित होगा। जब ये दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होगी तो ये आपस में रिएक्शन करके एक तो ग्लूकोज, यहाँ लिख रखा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो क्या भाई? C6H12 और O6। ठीक है भाई, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और ठीक है भाई, और ऑक्सीजन गैस आपको बदले में मिलती है। जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो ना सर, वो ऑक्सीजन आपको कौन देता है? वो आपको ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे देते हैं। इसलिए तो कहते हैं भाई, जितना ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण करते रहना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, उनसे अपन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ठीक सर। कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, जिससे पौधों को ग्लूकोज मिला, अन्य कार्बोहाइड्रेट सोर्स मिले, जिससे उन्होंने अपना भोजन स्वयं बना लिया। ठीक सर। बैलेंस कर लें क्या? ये देखो भाई, आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है, आपने तो देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाएंगे, अन्य कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस की अपन को प्राप्ति मिल जाती है। ठीक है सर। बैलेंस कर लो। मैंने आपको पहले बताया कोडवर्ड 66 लगा दो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपके पास 66 हो गया, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और यह ऑक्सीजन के आगे भी आप क्या लगा दोगे सर? 6 लगा दोगे। क्या लगाओगे? 6 लगाओगे। 66 इधर और ऑक्सीजन के आगे 6 इधर। अब बैलेंस हो गई। गिने, कार्बन 6, कार्बन 6। पक्की बात? ओके सर। ऑक्सीजन कितनी सर? 6 दूनी 12 और 6 18। 18 ऑक्सीजन इधर हो रही है आपकी। अब इधर देखो भाई, ऑक्सीजन इधर कितनी? 6। ठीक है सर। और 6 दूनी 12 कितनी हो गई? 18 ऑक्सीजन। पक्की बात है भाई। 6 दूनी 12 और 6 18, 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है सर। ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन कितनी? 6 दूनी 12। हाइड्रोजन कितनी? 6 दूनी, सॉरी, हाइड्रोजन तो इधर पूरी 12 दे रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से आप पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो भाई। ठीक। अब देखते हैं अपन और इसके आगे क्या है भाई। तो समझ लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है भाई शुष्क बर्फ होता है, उसका यूज प्रशीतक और शीतलक के रूप में होता है। और प्रकाश संश्लेषण में किस तरीके से भाई CO2 का यूज होता है वो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट लास्ट स्टार पॉइंट भौतिक गुणों का। CO2 गैस का उपयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अंडरलाइन कर लेना भाई, अग्निशामक। आप देखते हो कभी आग लग जाती है तो वाइट प्रकार की जो लिक्विड सॉलिड गैस, मान लो आपको सॉलिड गैस छिड़कते हैं आग पे आग बुझाने के लिए, वो आपके पास कौन सी गैस होती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। शुष्क बर्फ के रूप में होती है, क्योंकि अपन इसे क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, क्योंकि ठंडी होती है। ठीक है सर। तो उसका अग्निशामक के रूप में भी उसका यूज किया जाता है। ये तो आपने इसके CO2 के भौतिक गुण देखे। अब आप नई हेडिंग डाल लीजिए भाई, CO2 के रासायनिक गुण
CO2 के रासायनिक गुण। ठीक है भाई, CO2 के भौतिक गुण अपन ने देख लिए, कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है, क्या काम करती है भाई। अब अपन इसके रासायनिक गुण देखेंगे जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं आती है भाई। तो पहला रासायनिक गुण पहला आता है भाई अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति की होती है या नहीं होती ये अपन देखेंगे। पहले आता है अम्लीय प्रकृति CO2। अम्लीय प्रकृति की गैस होती है क्योंकि यह जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। CO2 का पहला रासायनिक गुण आता है इसकी अम्लीय प्रकृति। CO2 एक अम्लीय प्रकृति की गैस होती है क्योंकि आप जैसे ही इसको जल में विलयशील करते हो, विलयन बनाते हो, तो एक जल में घुलकर कैसा विलयन बना देती है? अम्लीय विलयन बना देती है। सर ये अम्लीय विलयन कैसे पता लगा कि ये एक अम्लीय प्रकृति की है? ठीक है भाई, तो देख लो भाई, CO2 को जैसे ही आपने जल में घोला, ठीक है सर, तो आपके पास एक H2CO3, क्या सर, एक कंपाउंड बनता है H2CO3, जिसका क्या नाम होता है सर? इसका नाम होता है कार्बोनिल अम्ल। आ गई बात समझ में भाई? जब आपने CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोला, जल में विलयशील किया, तो आपके पास एक कंपाउंड, एक यौगिक बनता है जल के अंदर, जिसका नाम होता है H2CO3 होता है, जिसका नाम खुद ही कार्बोनिल अम्ल होता है। इस पर गौर करो भाई, कार्बोनिल अम्ल होता है। अगर आपको अम्ल मिल रहा है तो इससे आप बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह आपकी अम्लीय प्रकृति की गैस होती है। ठीक सर। नेक्स्ट रासायनिक गुण आता है सेकंड, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। किसकी भाई मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराओगे आप? अपन CO2 की मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। तो क्या होगा, लिखिए भाई, यह मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीकृत, ध्यान देना भाई, अंडरलाइन कर लेना, ऑक्सीकृत कर स्वयं कार्बन में अपचयित हो जाती है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? यह मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यह जब भी मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम धातु को क्या कर देगी? ऑक्सीकृत। अब आपको सबसे पहली बात यह पता होना चाहिए, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है सर, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता के आ चुका हूँ। अब अपचयित, अपचयित मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है सर, ये अपन पढ़कर आ चुके हैं, ये 10वीं क्लास का होता है और ये 8वीं क्लास में भी आ जाता है कि ऑक्सीकरण वह होता है जब ऑक्सीकरण जुड़ जाए और रिडक्शन वह होता है जब ऑक्सीजन निकल जाए। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्या कर देगी सर? ऑक्सीकृत कर देगी, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ देगी और खुद अपने में से ऑक्सीजन त्याग देगी। मतलब ऑक्सीजन का त्याग, ऑक्सीजन का त्याग क्या होता है? रिडक्शन, खुद कार्बन में अपचयित हो जाएगी। सर रिएक्शन कैसे होगी? देखो सर, मैग्नीशियम धातु की क्रिया जब आप किससे करा रहे हो सर?
CO2 गैस से जब भी कराओगे, मैग्नीशियम धातु की क्रिया जब भी CO2 से कराओगे तो जो ये कार्बन होता है ना, ये जो कार्बन, ये पूरा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यह CO2 इस मैग्नीशियम को क्या कर देगी सर, ऑक्सीकृत, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ देगी। ठीक है सर, ये मैग्नीशियम में क्या करा इसने, ऑक्सीजन को जोड़ दिया। क्या करा सर, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने इस मैग्नीशियम को ऑक्सीकृत कर दिया। आप जानते हो एक कंपाउंड ऑक्सीकृत होता है, एक कंपाउंड का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे कंपाउंड का अपचयन होगा, मतलब तो फिर इसमें से इसको ऑक्सीजन मिली तो इसमें से ऑक्सीजन हटेगी, तो यहाँ पर कार्बन क्या हो जाता है, अकेला स्वयं कार्बन में अपचयित हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसमें से ऑक्सीजन निकल गई तो केवल और केवल क्या बच गया, कार्बन में अपचयित हो गई। बैलेंस कर दो भाई, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ठीक है सर, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो हैं और ऑक्सीजन इधर एक है, तो यहाँ पर आप दो लगा दोगे। अब दोबारा देखो भाई, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम दो हो गए, ये दो लगाया था आपने ऑक्सीजन को देख के, तो ये दो तो मैग्नीशियम पे भी है, तो यहाँ पर आप दो लगा दोगे, मैग्नीशियम दो, मैग्नीशियम दो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ठीक है सर, तो ऐसे होती है जब भी आप मैग्नीशियम की धातु की कार्बन से मतलब CO2 से रिएक्शन करा दोगे, तो ये CO2 जो है ना, मैग्नीशियम को तो इसने ऑक्सीकृत कर दिया, मतलब मैग्नीशियम में इसने ऑक्सीजन जोड़ दी, और खुद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो खुद क्या है भाई, अपचयित हो जाती है। अपचयित मतलब खुद में से ऑक्सीजन को त्याग देना, खुद कार्बन में अपचयित हो जाती है भाई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये वाली भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में से सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया ही पूछी जाती है 1 नंबर के अंदर। ठीक है भाई, तो अब अपन नए हेडिंग की तरफ चल रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, अब नया टॉपिक आ रहा है आपके पास, सिलिका। क्या आ रहा है सर, सिलिका, फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है सर, सिलिका पढ़ रहे हो, SiO2 होता है, इसका रासायनिक नाम भी होता है, Si को आप बोलते हो सिलिकन, दो ऑक्सीजन है तो डाई, ऑक्सीजन को ऑक्साइड। ठीक है सर, देखो इसका रासायनिक नाम तो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और दूसरा नाम होता है सिलिका, फॉर्मूला होता है SiO2, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। लिखिए भाई, सिलिका के 3 क्रिस्टलीय रूप होते हैं। जो सिलिका होता है उसके कितने क्रिस्टलीय रूप होते हैं सर, 3 क्रिस्टलीय रूप होते हैं। तीनों के नाम लिखेंगे। पहला होता है भाई क्वार्ट्ज, क्या है भाई, क्वार्ट्ज। दूसरा होता है भाई ट्राइडिमाइट, ट्राइडिमाइट। तीसरा होता है भाई क्रिस्टोब्लाइट। SiO2 सिलिका के बारे में मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन। इसके निम्न 3 क्रिस्टलीय रूप होते हैं, इसके 3 फॉर्म पाई जाती है। पहली फॉर्म होती है क्वार्ट्ज, सेकंड होती है ट्राइडिमाइट, थर्ड होती है क्रिस्टोब्लाइट। ठीक है सर, तो अपना आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी भाई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट अच्छे भी कर दिया करो भाई। हमें अच्छा लगेगा तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो रेगुलर तौर पे बनती रहेंगी भाई। ठीक है, वैसे भी बनेंगी हो तो आप मुझे रोक ही नहीं सकते। ठीक है भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके भाई। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको एक बात बता दें भाई। क्या बात बताओगे सर, अपना लेक्चर जो है फिनिश होने की कगार पर है भाई।
2 से 3 लेक्चर में अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है सर, पी खंड का चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक सर, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में।